अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी जादूगर। तहरीर रिजवान अली सोमरो। कोहे सलबा के दामन में अनफिस्तान नामी शहर आबाद था। बरसों कबल यहाँ आसिफ नामी एक जादूगर का तोती बोलता था। अनफिस्तान की तारीख के पन्नों में आसिफ अब भी जिंदा है और अनफिस्तान की हैरत अंगेज दास्तानों में आसिफ का कोई सानी नहीं था। आसिफ की जादूगरी के कमालात ही ऐसे थे। बरसों पहले की बात है। उन दिनों आसिफ नया नया फने जादूगरी सीख कर आया था। ज्यादा कमालात भी नहीं जानता था, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने आसिफ को कोहना मश्क जादूगरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। अनफिस्तान आबादी ज्यादा न थी। यहाँ के लोगों का जरिया मुआश बर्फानी लुमड़ियों का शिकार था। बर्फानी लुमड़ियों का शिकार करके उनकी खाल को खुश करके उनमें नमक लगाकर ये लोग दूसरे शहर फरोख्त कर दिया करते। और कुछ लोगों का जरिया सियाहों को इन बर्फानी पहाड़ियों पर मौजूद बर्फानी लुमड़ियों का शिकार वगैरह कराने में मदद करना थी। वो वाकया बड़ा अजीब और थोड़ा सा खौफजदा करने वाला भी था, मगर आसिफ बिल्कुल भी ना डरा। ये वाकया तूतोन नाम के मोची की बेटी के साथ पेश आया। मोची की बेटी का नाम सालबा था। वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी। जो भी उसको देखता उसकी खूबसूरती और हुस्न का शिकार हो जाता। वो हमेशा की तरह रोज नहर पर जाया करती थी ताकि वहां से लकड़ियां इकट्ठी कर सके। उस रोज सुबह हस्बे मामूल वो लकड़ियां इकट्ठी करने गई, लेकिन जब वापस आई तो 4 लोगों के कंधों पर। लोगों के पूछने पर पता चला कि नहर के किनारे बेहोश पाई गई थी। आंखें फटी हुई थीं और चेहरा दहशत की अक्कासी कर रहा था। बेहोशी में भी दहशत और खौफ सलबा के चेहरे पर सबत होकर रह गया। होश में आने पर वो निहायत ही अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करने लगी। उसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख थीं और चेहरा तवे की तरह स्याह हो चुका था। होश में आते ही सबसे पहले उसने पानी मांगा। पानी मांगते वक्त उसकी आवाज़ सुनकर तोतून की बीवी शिमराना चौंक गई। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी और भारी हो गई थी। पानी पीने के बाद जब उसने दूसरा गिलास मांगा तो वह मजीद चौंक गई, क्योंकि सालबा 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिया करती थी। जब 10 गिलास हो गए तो शिमराना रह ना सकी और बोल उठी, बस कर सालबा, कितना पानी पिएगी? जवाबन सालबा ने उसको घूर कर देखा तो शिमराना डर कर पीछे हट गई। शिमराना को इन आंखों में आग के शोले दहकते नजर आए थे। हमसे जुबान लड़ाती है। गाली सुनकर शिमराना के अंदर आग सी लग गई। अनफिस्तान शहर का कोई भी वासी गाली सुनना बर्दाश्त नहीं करता था। वो डंडा उठाकर सलबा की तरफ बढ़ी। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी कि उसकी बेटी उसको गाली दे। दूसरे लम्हे उसको अपनी हरकत पर नादिम होना पड़ा। सलबा के भरपूर किस्म के थप्पड़ ने उसको हिलाकर रख दिया था। शिमराना तकरीबन हवा में उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। शिमराना का ये हशर देखकर सलबा जोर जोर से कह लगाने लगी। उसकी हालत देखकर शिमराना खौफ से कांपने लगी थी। किसी नाजुक सी लड़की के थप्पड़ में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो एक भारी भरकम औरत को हिला दे। शिमराना चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी। उसी लम्हे तोतून मोची घर में दाखिल हुआ। उसने उसको सलबा के कमरे में जाने से रोक दिया और तोतून का हाथ दबाकर सरगोशी करते हुए कहने लगी, अंदर मत जाना, तुमको देवताओं का वास्ता। तुम्हारी बेटी पर किसी मनहूस आसिफ का साया है। शिमराना ने कांपते हुए कहा, क्या बकती है बदबख्त, देवता तेरा नाश करें। मैं बकती नहीं, अंदर जाकर देख लो। तोतून उसको गैर यकीनी नजरों से देखता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर दाखिल होते ही वो खौफ से कांपने लगा। उसने सलबा को छत पर किसी छिपकली की तरह छत से चिपके हुए देखा था। अभी वो सोच ही रहा था कि सलबा की एक भरपूर छलांग ने उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया। सलबा उसके ऊपर सवार हो गई। मुझे तेरा खून चाहिए बदबख्त, सलबा मर्दाना आवाज में गुर्राई। बड़ी मुश्किलों से तोतून ने अपनी जान छुड़ाई और बाहर भागा। किसी साहिर को बुलाना पड़ेगा, तोतून ने कांपते हुए कहा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कोई साहिर आकर हमारी मदद करे, शिमराना ने दुख भरे लहजे में कहा। फिर एक ही हल है, सुरख झंडे को निकालकर घर के बाहर लगा देते हैं, कोई ना कोई खुद ही आ जाएगा। पागल हो गए हो, शिमराना बोली। इस तरह तो वो बदनाम हो जाएगी, सबको मालूम हो जाएगा कि इस बदबख्त पर आसिब है। फिर क्या करें? चंद लम्हात तक शिमराना कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी, एक ही हल है, आसिफ साहिर, वो लोगों की मदद करता है, बहुत नेक दिल है। वो कौन है? एक नया साहिर, देखना, मुझे उम्मीद है वो हमारी बच्ची की मदद करेगा। फिर वाकई वही हुआ। आसिफ ने सलबा को उस आसिफ से निजात दिला दी। हुआ यूं कि रात के वक्त आसिफ तोतून के घर आया था। वो अपने मखसूस जादूगरों वाले लिबास में था, स्याह रंग का लंबा चोगा। तुम्हारी बच्ची कब से ही साल में है? आसिफ ने तोतून की तरफ देखकर कहा। आज शाम से हमने इसको बांध रखा है, इसको बांधने में बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। तोतून ने आसिफ को सर से पैर तक देखते हुए कहा। शायद वो यही सोच रहा था कि ये इंसान हमारी मदद कैसे कर सकता है। देखने में तो बहुत जवान और शरीरे जिस्म का मालूम होता है। आसिफ फौरन सलबा के कमरे में दाखिल हो गया। सलबा एक चारपाई से बंधी हुई थी और बुरी तरह से मचल रही थी और मुंह से तरह तरह की खौफनाक आवाजें बुलंद कर रही थी। खोल दो इसको, आसिफ ने पुरसुकून लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर वो चौंक गया और हैरत भरी नजरों से आसिफ की तरफ देखने लगा। अगर खोल दिया तो सब तबाह हो जाएगा, तोतून कांपती हुई आवाज में बोला।
तोतून ने कुछ ना समझते हुए आगे बढ़कर सलबा को खोल दिया। बंदिशें खुलते उसने आसिफ पर छलांग लगाई थी। दूसरा ही पल तोतून के लिए हैरत अंगेज था। आसिफ का हाथ बुलंद हुआ था, उसमें से एक सफेद सी रोशनी बरामद हुई। रोशनी का सलबा पर पड़ना ही था कि सलबा हवा में मौलिक होकर हाथ पैर चलाने लगी। कौन हो तुम? आसिफ ने उसकी तरफ देखकर कहा। जवाबन सलबा के मुंह से भयानक किस्म का कहकहा निकला, जिससे कमरे की दीवारें गूंज गई थीं। तुम यूं नहीं मानोगे, आसिफ ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तेरा यह जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जब चाहूं इस जादू से बाहर आ सकता हूं। सलबा के मुंह से मर्दाना आवाज निकली। आसिफ के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरा लम्हा आसिफ के लिए हैरत अंगेज था। फिजा में मौलिक सलबा ने झुकाई देकर सीधा ही आसिफ पर जस्त लगाई और सीधा आसिफ पर जा गिरी। वो तवाज़न बरकरार न रख सका और गिर पड़ा। सलबा उठी और कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। आसिफ ने उसका पांव पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसका पांव पकड़ा, वो अपनी झोंक में कमरे से बाहर थी। आसिफ भी उसके साथ बाहर निकल आया। बूढ़े तोतून और उसकी बीवी शिमराना ने अब हैरत अंगेज मंजर देखा। दोनों ही फिजा में मौलिक थे। आसिफ ने पांव पकड़ा हुआ था और सलबा हवा में परवाज करने की कोशिश कर रही थी। आसिफ बुलंद आवाज में मंतर पढ़ने लगा। कभी वो आसिफ को अपनी झोंक में धक्का देती। उसकी भरपूर कोशिश थी कि अपना पैर छुड़ा सके, मगर आसिफ की ताकत के सामने उसका बस नहीं चल पा रहा था। अचानक सलबा ने अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से सेहन में लगे नीम के पेड़ की तरफ धक्का दिया। सलबा फिजा में तैरती हुई नीम के पेड़ से जा टकराई। दोनों ही फर्श पर गिर पड़े। इससे कबल के सलबा उठती, आसिफ पूरी कुव्वत से उस पर सवार हो गया और उसके माथे पर अंगूठा रखकर जोर जोर से मंतर पढ़ने लगा। सलबा उसके बोझ तले मचलने लगी। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। जैसे जैसे वो मंतर पढ़ता जाता, उसके चेहरे की सुर्ख रंगत अपनी मामूल के मुताबिक आती जाती। उसकी मुजाहमत अब मांद पड़ने लगी थी। मैं जान गया हूं, आवारा रूहें, आवारा रहें तो अच्छा है, आसिफ ने संजीदगी से कहा। मुझे छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। नहीं, आसिफ ने हतमी लहजे में कहा और अपने थैले से एक नीले रंग की बोतल निकाली और इस बोतल को सलबा की नाक से लगा दिया। मैं तुझको हुक्म देता हूं कि इस मासूम के जिस्म से बाहर निकला। ये बात सुनकर सलबा बुरी तरह तड़पी, मगर आसिफ ने अंगूठा माथे से हटाया नहीं। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि सलबा बुरी तरह से तड़पी। एक भयानक चीख उसके हलक से बुलंद हुई। इसके बाद उसकी नाक से स्याह धुआं खारिज होकर उस बोतल में समाने लगा। सलबा बेहोश हो चुकी थी। आसिफ ने इस बोतल को बंद किया और हैरत ज़दा तोतून को मुखातिब किया। तुम्हारी बच्ची अब ठीक है, मगर कुछ दिन तक बाहर ना निकले। फिजा में चकराती आवारा बदरूहों में से किसी एक ने इसके जिस्म को अपना शिकार बना लिया था। तोतून ने आसिफ को कुछ देने की कोशिश की, मगर आसिफ ने इनकार कर दिया। मगर इस दिन के बाद से आसिफ ने जादूगरी की दुनिया में बहुत नाम कमाया। बहुत जल्द ही उसका शुमार बड़े साहिरों की फहरिस्त में होने लगा। आसिफ इस वक्त अपने मखसूस घर में था। एक अलग और नई किस्म के जादू से रूशनास हुआ था, जिसका नाम हफ्तनगर था। गो कि ऐसा तिलिस्म न था कि इसको कोई भी अपने काबू कर सकता। कहा जाता था सामरी एक ऐसा शायर था जो कि इस तिलिस्म से वाकिफ था। सामरी की मौत के साथ ही ये तिलिस्म भी दफन हो गया था। आसिफ ने इस तिलिस्म को जगा तो लिया था, मगर इसको काबू करने के लिए हजारों तरह के जतन करने पड़े थे। उसने आज पक्का इरादा कर लिया था कि इसको हासिल करके रहेगा। इसको हासिल करने से उसकी कुव्वतों में बेपनाह इजाफा हो जाता। हफ्तनगर की तिलिस्म की बहुत सी खूबियां थीं। मसलन मखसूस वक्त के लिए इस तिलिस्म से मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। अगला दिन उसने चुना था इस तिलिस्म के लिए, मगर उसको अपना इरादा तर्क करना पड़ा। उस शाम को अपने मुलाजिम जगाली के लाए हुए कावे से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। जगाली, दरवाजे पर देखो कौन आया है। मेहमान हो तो इज्जत से उसको मेहमान खाने में बिठाओ। थोड़ी देर के बाद जगाली वारिद हुआ। जनाब, शामी नाम का बंदा आया है। अच्छा, क्या वो मेहमान है? मेहमान ही समझ लें, बलदरान नामी रियासत से सफ़र करता हुआ आया है। अच्छा, आसिफ के अंदाज में हैरत दार आई। आपसे मिलना चाहता है जनाब। ठीक है, तुम उसको मशरूब वगैरह पिलाओ। अगर शराब मांगे तो वो भी दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद आसिफ मेहमान खाने में दाखिल हुआ। उसके सामने एक निहायत ही दुबला पतला गंदमी रंगत वाला शख्स बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सफ़र की गर्द और थकन नुमाया थी। आसिफ ने देखा कि नौवारिद निहायत परेशान मालूम होता है। उसने अपने सामने रखे मशरूब के गिलास को छुआ तक नहीं, बल्कि वो बैठा छत की तरफ घूर रहा था। आसिफ ने उससे उसकी आमद का मकसद पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम शामी है। मैं रियासत बलदरान के वाली का एक पैगाम लेकर आया हूँ। रियासत बलदरान तो यहाँ से बहुत दूर है, और तुम किस किस्म का पैगाम लेकर आए हो? उसने कोई जवाब दिए बगैर एक चमड़े की दस्तावेज उसकी जानिब बढ़ा दी। आसिफ ने जब इसको खोला तो इसमें लिखा था, अजीज आसिफ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जल्द मेरे इस बंदे के साथ मेरी रियासत में चले आओ। रियासत बहुत परेशानी और मुसाइब में घिरी हुई है। यही वजह है कि मुझे इस आलम में तुम्हारे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आया जो कि रियासत का मददगार हो।
उम्मीद है खत पढ़ते ही तुम चले आओगे। वाली रियासत बलदरान। आसिफ ने खत पढ़कर शामी की जानिब देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो बोला, बलदरान का सफ़र यहाँ से कितना दूर है जनाब मन आसिफ? वो मौदबाना लहजे में बोला, 2 दिन और 2 रात का सफ़र मैंने अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर किया है और अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आसिफ ने सर हिलाया। आज की रात तुम मेरे यहाँ क्याम करो, कल हम यहाँ से रवाना होंगे। इतना सुनना था कि शामी के चेहरे पर बशाशियत दौड़ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह हवाजे ज़रूरी से फारिग होकर उन दोनों ने रखते सफ़र बांध लिया। आसिफ ने फ़न जादूगरी का सारा सामान ले लिया। आसिफ उसको लेकर अपने किला नुमा मकान की छत पर पहुंच गया। शामी हैरत से उसको देख रहा था। अब हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं? मैं समझा नहीं। शामी के लहजे में हैरत दर आई। उसकी बात सुनकर आसिफ मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जनाब मन, घोड़ों का सफ़र हमेशा थका देता है। अभी तक घोड़ों के अलावा कोई ऐसी तेज़ सवारी नहीं है जो हमें बलदरान तक ले जा सके। फिर? उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। बताता हूँ धीरज, आसिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और फिर चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने जेब से एक रुमाल निकाला और छत पर फैला दिया। शामी हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उसका रुमाल देखते ही देखते एक बड़े कालीन में तब्दील हो गया। तुमने उड़न कालीन तो बहुत सुने होंगे, आप देखोगे भी। आसिफ मुस्कुराकर कालीन पर जाकर खड़ा हो गया। शामी ने जब देखा तो उसकी थरथरी छूट गई। ना बाबा, मैं गिर गया तो? कुछ नहीं होगा। इस कालीन के गिर्द एक हिसार है जो तुमको गिरने से बचाएगा। शामी को फिर भी यकीन न आया। आसिफ के मजबूर करने पर शामी उस कालीन पर जा खड़ा हुआ। चंद लम्हों में कालीन फिजा में बुलंद हो चुका था। शामी ने बचपन में उड़न कालीन के बारे में सुना था। उसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि कालीन का सफ़र कर सकेगा। कालीन की रफ्तार बहुत तेज थी। शामी को अपने कपड़े और बाल उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये कालीन बलदरान की सरहद से थोड़ा दूर एक जंगल में उतर गया। इस जंगल में क्यों? शामी ने कहा। इसलिए कि किसी को हम पर शक न हो। शामी सर हिलाकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद शामी बोला, यहाँ से थोड़ी दूर सरहदी चौकी शुरू हो जाती है, लेकिन ये जंगल कज़ाकों से भरा हुआ है। अगर कोई कज़ाक आ गया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आसिफ मुस्कुराकर बोला, जब तक मेरा जादू काम कर रहा है और मेरी तलवार को जंग नहीं लगा तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। शामी सर हिलाकर खामोश हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ के कज़ाक बहुत खतरनाक हैं। थोड़ी देर तक वो चलते रहे। अचानक शामी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर हम इसी तरह पैदल चलते रहे तो सरहद तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। मगर तुमने तो कहा था कि ज्यादा दूर नहीं है। उसकी बात सुनकर शामी मुस्कुराया। पैदल का सफर तो लंबा लगता ही है, जवाबन आसिफ भी मुस्कुरा दिया। इसके बाद जो कुछ शामी ने देखा वह हैरत ज़दा करने वाला था। आसिफ का कुछ पढ़कर फूंकना ही था कि वहां पर 2 सफ़ेद रंग के अरबी नस्ल घोड़े मौजूद थे। घोड़ों ने सफ़र को और ज़्यादा आसान बना दिया। जब वह सरहदी चौकी के नज़दीक पहुंचे तो आसिफ के कद काठ और चाल ढाल ने सिपाहियों को शक में मुब्तला कर दिया। लेकिन जब शामी ने तारुफ करवाया तो उन्होंने फौरन ही मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जल्दी वो रियासत के अंदर दाखिल हो चुके थे। रियासत के अंदर दाखिल होते आसिफ को शक हो गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि हर शख्स परेशान नजर आया। लेकिन उसने अभी तक शामी से इस मौजू पर बात नहीं की थी। वो इस वक्त दोनों एक बाजार से गुजर रहे थे। बाजार अच्छा खासा बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन गाहकों से खाली। आसिफ को इस रियासत की वीरानी हैरत ज़दा कर रही थी। वो दोनों जल्द ही महल के अंदर दाखिल हो चुके थे। शामी ने आसिफ को मेहमान खाने में ठहरा दिया। आसिफ ने दिल में सोचा कि वह अपने शहर का इस्तेमाल करके मालूम कर ले कि वजह क्या है, ये लोग इतने खौफजदा और परेशान क्यों हैं। लेकिन वह रुक गया, क्योंकि आसिफ ये सब वाली रियासत के मुंह से खुद सुनना चाहता था। मेहमान खाने जाकर आसिफ ने फौरन ही गुस्ल किया और अपने थैले से एक दूसरा लिबास निकालकर पहन लिया। वह अब काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। जल्दी वो वाली रियासत के सामने मौजूद था। वाली रियासत को देखकर आसिफ दिल ही दिल में उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। वो शख्स वाकई किसी रियासत का सरबरा बनने के काबिल था। लंबा चौड़ा कद और चौड़ा सीना, कसरती जिस्म और बड़ी बड़ी मोटी मूंछें दूसरे इंसान को रोब में लेने के लिए काफ़ी थी। आसिफ को चेहरा शनासी का फन तो ज़्यादा नहीं आता था, मगर कुशादा पेशानी और थोड़ी की बनावट से उसको अंदाज़ा हो गया कि यह शख्स मजबूत एहसाब का मालिक है। लेकिन उसका थका हुआ अंदाज आसिफ को हैरत ज़दा कर गया। वो आसिफ से वालिहाना अंदाज में मिला था। मुझे इफ्तिखारुद्दौला कहते हैं, उसने आसिफ को देखकर मुस्कुराकर कहा। इतना कहकर उसने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। चलते चलते नवाब ने आसिफ से कहा, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा था, मगर आपका लंबा चौड़ा कद देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप ही आसिफ हैं। आसिफ जवाबन सिर्फ मुस्कुराया। कुछ ही लम्हे के बाद वो कमरे खास में मौजूद थे, जहां दुनिया भर की चीज़ों से आसिफ की तवाज़ो की गई। खाने के दौरान आसिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं मुझे आमद का मकसद मालूम हो जाए। उसकी बात पर वाली फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, मेरे अजीज,
मेरी रियासत की अवाम की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर कुछ दिनों से होने वाले अजीबोगरीब हादसात और वाकयात ने मुझे चकरा कर रख दिया है। मैं उसी बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आसिफ ने उसको गौर से देखते हुए कहा। ज़रूर मेरे अजीज़। फिर उसने ठंडी सांस ली और बोला, रियासत की अवाम काफ़ी अरसे से अमन मान और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब यहाँ अजीबोगरीब किस्म की मौतें हो रही हैं। कत्ल होने वाले तमाम लोगों का जिस्म उधड़ा हुआ मिलता है। मरने वाली आंखों में इस कदर खौफ होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। ये वारदातें ज़्यादातर रात में होती हैं। ओह, आसिफ का मुंह सीढ़ी के अंदाज में खुल गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आपने खुद तहकीकात क्यों नहीं की। सब कुछ करके देख लिया मेरे अजीज़, मगर वो जो कोई भी है बहुत होशियार और चालाक है, इसलिए हम उस तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। आसिफ ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया और चंद लम्हात के बाद बोला, मैं इस बारे में पूरी बात जानना चाहूँगा। मैं तुमको समीना से मिलवाता हूँ, वो तुमको तमाम हालात से आगाह करेगी, नवाब ने कहा। आसिफ ने सर हिलाया। चंद लम्हात के बाद नवाब ने अपने गुलामों से कहा, अजीज़म आसिफ को इनका कमरा दिखाओ। कुछ देर आराम करने के बाद आसिफ इन हालात पर गौर करने लगा। लोगों की उधड़ी हुई लाशों का मकसद तो कोई दरिंदा ही हो सकता है जो कि इस रियासत में घुसा है, लेकिन अगर कोई दरिंदा है तो फिर भला इसमें जादूगर क्या कर सकता है? बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि बात दरिंदे से भी ऊपर है। नवाब ने किसी औरत का जिक्र भी किया था। अब वो उसी औरत का मुंतजिर था। थोड़ी देर के बाद एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत दिखाई दी जो कि उसकी हम उम्र थी। उसने काफ़ी तपाक से उसका इस्तकबाल किया। आसिफ उसी को देख रहा था। जिंदगी में वो बहुत सी औरतों से मिला था, मगर इस औरत में कोई खास बात थी कि आसिफ की नज़र ही उस पर से नहीं हट रही थी। वो औरत आसिफ के बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और उसको गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, मेरा नाम समीना है और मैं नवाब साहब की मुशीर खास हूँ। जी, मुझे आसिफ कहते हैं। मैं अनफिस्तान का एक जादूगर हूँ। वैसे मेरा कालीन बाफी का कारोबार है। जादू तो मैंने लोगों की खिदमत करने के लिए सीखा है। समीना जवाब देना ही चाहती थी कि एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। वो गुलाम नवाब की आमद का ऐलान कर रहा था। नवाब साहब खुद ही आसिफ के कमरे में तशरीफ ले आए। उनको अंदर आता देखकर आसिफ ताजीमन उठ खड़ा हुआ। आपने तकलीफ क्यों की? हम ही आ जाते। समीना ने मौदबाना अंदाज इख्तियार किया। जवाबन नवाब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कोई बात नहीं। फिर नवाब ने अपने मुलाजिम खास को कावा लाने का कहा। कावा ने तक खामोशी ही रही। सिर्फ एक दो रस्मी बातें ही हुई। कावे के आ जाने के बाद नवाब आसिफ की तरफ देखकर बोला, अपनी अक्ल फहम और दानाई की वजह से मैंने समीना को अपनी मुशीर खास का दर्जा दे रखा है। रियासत में होने वाले इस खूनी खेल के बारे में समीना की अपनी एक राय है, जिसकी वजह से मेरे अजीज आपकी खिदमत हासिल की गई हैं। अगर आप इस खेल को रोक पाए तो रियासत पर आपका एहसान होगा और आपको 1000 सोने की मोहरें बतौर मुआवजा अदा की जाएंगी। बहुत बेहतर। आसिफ ने सर हिलाया। अब उन वारदातों के बारे में भी कुछ रोशनी डाली जाए ताकि मैं कोई लाहे अमल तैयार कर सकूं। उसकी बात सुनकर नवाब ने समीना की तरफ देखा। समीना बोली, दरअसल मैंने नवाब साहब को मशवरा दिया था कि आपकी खिदमत हासिल की जाए। इसकी कोई खास वजह? इसकी बहुत ही खास वजह है। दरअसल अनफिस्तान की तरह इस रियासत में भी जादूगरों का टोला आबाद है। उनमें से कुछ सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और कुछ काफ़ी सरकश हैं, जिनका मुकाबला करना आम इंसान के बस की बात नहीं। समीना ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन इन वारदातों का जादूगरों से क्या ताल्लुक? आसिफ ने पूछा। सवाल तो वाकई आपने बहुत अच्छा पूछा है। आपको बुलाकर हमने कोई गलती नहीं की। जवाबन आसिफ मुस्कुराया। कुछ लम्हों के बाद समीना ने कुछ सोचकर कहा, दरअसल मेरे पास इसके मुतल्लिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं है, लेकिन मैंने हिसाब किताब लगाया है। उससे ये पता चलता है कि यह काम किसी जादूगर का है। जवाब अभी भी वाज़ेह नहीं है। आप किस बुनियाद पर जादूगरों को इल्ज़ाम दे रही हैं? अगर आप उन लाशों को देख लेते तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि शिकार बनने वालों को नोचा ही नहीं गया, बल्कि उनकी लाशें भी नीली हो चुकी हैं। हो सकता है कि लाशों का नीलापन किसी जहर की वजह से हुआ हो। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं अमलियात और तिलिस्म से वाकिफ ना होती। ये काबिलियत वालिद मरहूम से विरासत में मिली है। चंद वारदातों में मैंने लाशों के गिर्द एक भोंचाल सा देखा है। भोंचाल? आसिफ चौंक गया। कमरे में मौत का सन्नाटा तारी हो गया। फिर समीना खुद ही बोली, वह भोंचाल शुमाली पहाड़ियों की तरफ से आता महसूस होता है। लेकिन ये कैसा भोंचाल है? जर्द हवा का एक बगुल्ला जो कि जादूगर के शिकार को घेर लेता है। ये बगुल्ला मैं शुमाली पहाड़ियों की तरफ से उड़ता हुआ देखती हूँ। जब वो इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता है वो बगुल्ला गायब हो जाता है। ओह, आसिफ के मुंह से निकला। नवाब ने फखरिया अंदाज से अपनी मुशीर खास की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मेरे अजीज, मुझे इसकी यही खूबियां पसंद हैं। अपनी तारीफ सुनकर वो मुस्कुराई और चंद लम्हों के बाद आसिफ की तरफ देखकर बोली, मुझे अपनी रियासत के उस मुजरिम को हर हाल में पकड़ना है। मैं उन तमाम बेगुनाहों की मौत का हिसाब लेना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे अकेली की बस की बात नहीं, क्योंकि उससे मुकाबला भी करना है और आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने। अब आपको हमारी मदद करनी ही होगी। आसिफ किसी सोच में डूब गया।
रात के खाने के बाद आसिफ ने दोबारा नवाब से मिलना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका, क्योंकि नवाब साहब महल में नहीं थे। चुनाचे कुछ सोचकर उसने समीना के कमरे का रुख किया। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी। आसिफ की नजरें अज खुद झुक गईं। आसिफ की झुकी हुई नजरों को उसने भी महसूस कर लिया। उसके दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। आपने कहा इन बात के पीछे किसी जादूगर का हाथ है, मगर ऐसा कौन सा जादूगर हो सकता है जो बेगुनाह लोगों को मारता हो? इससे उस जादूगर को क्या फायदा? उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। मुमकिन है नवाब साहब का कोई ऐसा दुश्मन हो जो रियासत पर नजरें जमाए बैठा हो, अवाम के दिल में नवाब की नफरत पैदा करके इस रियासत पर कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहा हो। ऐसा कौन जादूगर हो सकता है? मेरा शक आफताब पर है। वही एक ऐसा है जो नवाब से टक्कर ले सकता है। इस शक की वजह, आफताब जादूगर अक्सर नवाब साहब को हटाने और तख्ता उलटने की साजिशें करता ही रहता है, इसलिए मुझे उस पर शक है। आसिफ किसी सोच में पड़ गया। चंद लम्हात के बाद बोला, आसिफ जादूगर है कहाँ? मैं मालूम करवा लेती हूँ, समीना ने मुस्कुरा कर कहा। फिर दूसरे दिन दोपहर तक आफताब जादूगर के बारे में ये इतला मौसूल हो गई कि वो कई दिनों से रियासत में था ही नहीं। ये बात आसिफ के लिए तशवीशनाक थी कि आफताब जादूगर रियासत में था ही नहीं, और इस बात का इल्म उसके चेलों को भी नहीं था कि आफताब है कहाँ। दूसरे दिन आसिफ समीना के साथ बाजार की तरफ निकला। उसका इरादा शुमाली पहाड़ियों की तरफ जाने का था। इसी इरादे से वह सामान हरब खरीदने के लिए निकला था। अभी वो बाजार ही पहुंचा था कि अचानक एक तेज किस्म की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ सीढ़ी से मुशाबे थी। आसिफ को एक भौंचाल साता महसूस हुआ। वो फौरन समझ गया कि भौंचाल किसी जादू से कायम किया गया है। ये देखो वही भौंचाल, समीना ने घबरा कर कहा। आसिफ ने कोई जवाब न दिया और उसने फौरन आंखें बंद कर लीं। अचानक समीना ने एक जर्द रंग का बगौला तेजी से बाजार की सिमत चकराते हुए देखा। बगौला देखते ही लोगों में भगदड़ सी मच गई। लोगों ने दुकानें छोड़कर भागना शुरू कर दिया। समीना ने आसिफ की तरफ देखा तो आसिफ आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ था। बगौला तेजी से उस भगदड़ की सिमत बढ़ रहा था। अचानक इस बगौले ने भगदड़ में मौजूद चंद लोगों को अपने हिसार में ले लिया। समीना के चेहरे पर जलजले के आसार थे। अचानक आसिफ ने इस बगौले की जानिब देखकर फूंक मारी। फूंक मारते ही एक दूसरा बगौला पैदा हुआ जो कि सुर्ख रंग का था। सुर्ख बगौला तेजी से जर्द की जानिब बढ़ा। दोनों ही बगौले आपस में मुतसादिम हो गए थे। अचानक फिजा में गैर इंसानी चीखें गूंजने लगीं। अब समीना ने भी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। आसिफ की आंखें बंद थीं। दोनों बगौलों के तसादुम से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि गैर इंसानी कुव्वतें आपस में उलझ पड़ी हों। फिर लोगों ने देखा कि जर्द बगौला बुरी तरह से चकराने लगा था। यूं लगता था कि जैसे सुर्ख बगौले ने इस जर्द बगौले को पिछाड़ दिया हो। जब बगौला वहां से गायब हुआ तो लोगों ने वहां बहुत से जख्मी इंसान देखे जो इस बगौले की जद में आए थे। उनके चेहरे जख्मी हो चुके थे। यूं लगता था कि किसी जानवर ने अपने पंजों से उनके चेहरों पर नक्श नगारी की हो। एक लाश भी मौजूद थी। वह एक अधेड़ उम्र इंसान था जिसने जादूगरों वाला लिबास पहन रखा था। समीना तेजी से आगे आई। लोगों ने उसको लाश तक जाने का रास्ता दिया। लाश के चेहरे को देखते उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे कि वो उसको जानती हो। लाश बुरी तरह से फूल चुकी थी। यूं लगता था जैसे अभी पानी हो जाएगी। आसिफ भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसके चेहरे पर शनासाई के तासुरात देखकर आसिफ बोला, क्या तुम इसको पहचानती हो? हाँ, समीना का जवाब था। इसका नाम बाज़गर है और ये आफताब के चेलों में से है। तो इसका मतलब तुम्हारा शक दुरुस्त था? हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि बगौलों वाला जादू आप भी कर सकती हैं। उसी लम्हे लाश यकदम माया की शक्ल इख्तियार करके पिघलने लगी। थोड़ी देर में वहां नीले रंग का बदबूदार पानी रह गया। ये मंजर देखकर अवाम भागने लगी थी, लेकिन चंद एक लोग रुक गई और वह शिकायत भरी नजरों से समीना की सिमत देखने लगे। ऐसा कब तक होता रहेगा? अब तो कोई भी महफूज नहीं, एक बुजुर्ग ने शिकायत करते हुए कहा। हम कोशिश कर रहे हैं, एक ने तल्ख लहजे में कहा। जब यह रियासत कब्रिस्तान बन जाएगी तभी आप कुछ करेंगे। आज तो शुक्र है लोग नहीं मरे, लेकिन ये जो जख्मी हुए पता नहीं कब इनमें से एक आध मर भी जाए। ये सब कुछ समीना को सुनाने के लिए था। अब वह चुपचाप आसिफ के साथ बाहर निकल आई थी। अवाम बरगश्ता हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आसिफ मुस्कुराया और कहने लगा, कुछ नहीं होगा। मैं उस जादूगर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जादूगरी भूल जाएगा। अपने साथी की मौत की इतला उस तक जरूर पहुंची होगी और अब वो तिलमिला रहा होगा। समीना ने संजीदगी से कहा। हाँ, ये तो है, अब उसका रद्द-ए-अमल देखना है। आसिफ ने संजीदगी से कहा। मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो सब लोग बैठे थे। अनवा इकसाम का नाश्ता मेज़ पर मौजूद था। आसिफ दिल ही दिल में उनकी रस्म मेज़बानी को सराह रहा था। अनफिस्तान की मेज़बानी रसूमात कुछ और थी। अभी वो नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो ही रहे थे कि एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में चमड़े की एक दस्तावेज थी जिसको देखते ही सब चौंके थे, खास तौर पर आसिफ, क्योंकि दस्तावेज का जो चमड़ा था वो जादू करने के लिए इस्तेमाल होता था।
नवाब ने मुलाजिम की तरफ गौर से देखा और पूछा, ये कौन लाया? जवाबन मुलाजिम ने कहा, हजूर पता नहीं, हमें तो यह राहदारी में पड़ा मिला। वह तीनों ही एक दूसरे की तरफ सनसनीखेज नजरों से देखने लगे। चमड़े की दस्तावेज पर मौजूद अल्फाज काफी सनसनीखेज थे। उन्होंने दस्तावेज आसिफ के हवाले कर दी। वाली रियासत बलदरान के नवाब को आगाह किया जाता है, तुम रियासत में होने वाली इन वारदातों को रोकने में नाकाम हो चुके, इसलिए बेहतर है कि रियासत का इंतजाम किसी काबिल इंसान के हवाले कर दो, वरना रियासत की आवाम बगावत कर देगी। एक खूनी वारदात को रोककर अपने आप को तुर्रम खान न समझो। बहुत जल्द हादसा तुम्हारे मुंतजिर होंगे। अवाम ने तुम पर अदम एतमाद कर दिया है, इसलिए मुस्ताफ़ी हो जाओ, वरना इंतजार करो, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। अगर तुम माने तो ठीक, वरना तुम्हारी मर्जी, फ़कत तुम्हारा खैर अंदेश। जैसे ही दस्तावेज खत्म हुई, इसमें फौरन ही आग लग गई। आसिफ इसका मतलब अच्छी तरह जानता था कि कोई नहीं चाहता कि यह जादू की दस्तावेज कोई और पढ़े। सब लोग हैरत से उसको जलते हुए देख रहे थे। यह तो बाकायदा बगावत का ऐलान है। इसका सबूत यह है कि आसिफ खुलकर सामने आना चाहता है। नवाब ने कुछ सोचकर सर हिलाया और बोले, लगता तो ऐसे ही है। खैर, आप इजाज़त दें तो मैं और समीना उसकी सरकोबी के लिए शुमाली पहाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो ना मिला तो मुझे यकीन है वो शुमाली पहाड़ियों में ही है। हम सफ़र के लिए निकल रहे हैं, आप दुआ करें कि हम जल्द ही उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं, समीना ने कहा। जवाबन नवाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल आई। यह सफ़र दोपहर के वक्त शुरू हुआ था। उनका रुख शुमाली पहाड़ियों की तरफ था, जो कि रियासत से न जाने कितने कोस पर थी। शाम ढलने वाली थी। अभी वो लोग जंगल से गुजर ही रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब जंगल खत्म हुआ तो उनको एक तवील मैदानी सिलसिला दिखाई दिया। अभी शुमाली पहाड़ियों का सफ़र काफ़ी बाकी था। अचानक आसिफ को दूर से रोशनियां नजर आईं। रोशनी ऐसी थी जैसे टिमटिमाते हुए जुगनू। आसिफ ने घोड़े की बागें खींच लीं। क्या हुआ? समीना ने उसको रुकते देखकर पूछा। कुछ नहीं, अंधेरा फैल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे खतरा है। क्या मतलब? वो चौंक गई। ये जो रोशनियां देख रही हो, मैं इनसे थोड़ा बहुत वाकिफ हूं। मेरे ख्याल से आदमखोरों का कबीला है। आसिफ ने पुरतशवीश लहजे में कहा। तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते, मगर बिला वजह शहद की मक्खियों को छेड़ना दानिशमंदी नहीं। हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। बात तो ठीक है, समीना ने कहा। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। फिर इसी जगह खा पी कर आराम करते हैं और सुबह के वक्त निकलेंगे। ये ऐसा इलाका था जहाँ तवील मैदानी सिलसिला था, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पर दरख्त थे। आसिफ ने थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद दरख्तों के वस्त में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ वो आराम से रात गुजार सकते थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने खा पी कर दरख्तों की शाखों का बिस्तर बना लिया। थोड़ी सी बेआरामी थी, लेकिन मजबूरी का यही तकाजा था कि इस बेआरामी को बर्दाश्त किया जाए। मौसम खुशगवार था। ठंडी और खुशगवार हवाओं ने एक फरहत बख्श तासुर छोड़ा था। आसिफ उसी जादूगर के बारे में सोच रहा था कि अचानक समीना ने एक ऐसा सवाल किया जिसको सुनकर वह चौंक गया। क्या तुम्हारी शादी हो गई? उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। नहीं, कोई मिली नहीं। आसिफ की बात पर वह मुस्कुराई। क्यों, हल्फिस्तान में क्या लड़कियों की कमी है? उसने ठलाकर पूछा। उसकी बात सुनकर आसिफ मुस्कुरा दिया और बोला, लड़कियों की कमी तो नहीं, मगर तुम जैसी लड़कियों की कमी है। उसकी बात सुनकर समीना शर्मा गई। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक समीना चौंक कर सीधी हो गई और सरगोशी भरे लहजे में बोली, मुझे भौंचाल महसूस हो रहा है। यह सुनकर आसिफ भी चौंक गया। उसने महसूस किया तो वाकई उसकी बात दुरुस्त थी। अचानक एक तेज सीटी की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। सीटी की आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि उसको अपने वजूद के अंदर कपकपी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। अचानक वह पेड़ हिलने लगा। यूं लगता था कि जैसे कोई इसके तने को पकड़कर हिला रहा हो। जर्द रंग का बगुला इस पेड़ के गिर्द था, जिसकी वजह से पेड़ हिल रहा था। समीना फौरन ही नीचे गिर पड़ी। गिरते ही उसने दूसरी आंखों को देखा जो उसकी जानिब घूर रही थी। समीना ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी उस पर सब वाजे होने लगा। इस बगुले के दरमियान एक सुर्ख रंग का मोटा सांप था, जो कि किसी नीम के तने जितना मोटा था। समीना फौरन ही समझ गई कि सांप को जादू के जरिए वजूद में लाया गया है। सांप की आंखों से जैसी रोशनी निकल रही थी, समीना मंतर पढ़ना भूल गई। अब वो सैरज़दा अंदाज में इस सांप की तरफ देखे जा रही थी। सांप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक आसिफ ने एक खतरनाक फैसला किया और नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकालकर सांप पर छलांग लगा दी। सांप के मुंह से एक खौफनाक किस्म की शूकर की आवाज़ निकली। अब आसिफ इस सांप की गर्दन से लिपट चुका था। अब तेज तेज अपने मंतर पढ़ता जा रहा था। अचानक सांप ने एक झटका दिया और आसिफ उड़ता हुआ दरख्त के तने से टकराया। टकराते ही आसिफ उठ खड़ा हुआ। शदीद किस्म के गुस्से से आसिफ का दिमाग खराब होने लगा। अब आसिफ ने आंखें बंद करके अपने एक खतरनाक मंत्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आसिफ को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका पूरा जिस्म गर्मी से जल जाएगा। वह मंत्र था ही इतना खतरनाक। चंद लम्हों के बाद आसिफ ने आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने अजदे की तरफ देखकर फूंक मारी। आग का शोला था जो उसके मुंह से बरामद हुआ।
उससे शोले ने उस सांप को अपनी लपेट में ले लिया। एक भयानक किस्म की चीख की आवाज उभरी, यूं लगा कि जैसे भैंसा टकराया हो। वो सांप तड़पने लगा। कुछ ही लम्हों के बाद वहां एक जला हुआ इंसान आखिरी सांसें ले रहा था। कौन हो तुम? आसिफ उसके करीब जाकर घुराया। ये बात आसिफ ने 2-3 बार दोहराई। जब ही कराते हुए आदमी ने आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख थी। मेरा नाम जमर है। मैं आफताब जादूगर से जादू सीख रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम एक अजीम जादूगर हो। उसने मुझे और जादू सिखाने का लालच देकर तुम दोनों को मारने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई और बोली, मगर वो खुद सामने क्यों नहीं आता? पता नहीं, शायद वो तुमसे डरता है। उसने कराहते हुए जवाब दिया और फिर दम तोड़ दिया। अपनी जान बच जाने पर समीना को बहुत खुशी हुई। वह फौरन ही उसके सीने से लग गई। ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए था। उसके सीने से लगते ही आसिफ को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दहकती हुई आग भड़क उठी हो। किसी औरत का कुर्ब उसके लिए पहली बार ही था। उसने आहिस्ता से उसे अलग किया और कहा, तुम्हारी कुर्बत मुझे बेहाल कर देगी। ओह। फिर जल्दी से प्यार भरे लहजे में बोली, तुम एक अजीम इंसान हो, बहादुर होने के साथ साथ शरीफ भी हो। एक औरत एक मर्द से सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ही चाहती है, जो तुमने मुझे दिया। आसिफ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। दूसरे पल समीना ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक बोसा लिया और मुस्कुराकर पीछे हो गई। आसिफ जादूगर गुस्सा में भिन्ना उठा था। उसने अपने भेजे हुए आदमी को मरते देख लिया था और उसकी सारी बातें सुन ली थी। आसिफ जादूगर एक दुबला पतला सा अजीब सी वजह का आदमी था। उसकी छोटी छोटी आंखें और तंग पेशानी देखकर हर कोई ये कह सकता था कि यह शख्स निहायत ही बदनीयत और सफाक इंसान है। जैसे ही उसने ये सब ग्लोब में देखा तो गुस्सा से उसकी आंखें शोला बरसाने लगी। चंद लम्हे तक वो टहलता रहा और जैसे आज खुद बड़बड़ाया, आसिफ, तुमने एक जादूगर होकर एक जादूगर को धोखा दिया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने गार से बाहर निकल आया। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चला जा रहा था। उसका रुख सीधा अपने दूसरे गार की जानिब था। शुमाली पहाड़ियों के सिलसिले में मुख्तलिफ जादूगरों की कमीनगाहें थीं, मगर वो जादूगर अपने काम से काम रखा करते थे और किसी भी मामले में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते थे। बहुत ही कम जादूगर अपने गार से नीचे उतरते, अगर उतरते भी तो लोगों की मदद के सिलसिले में। इस गार में एक सब्ज रंग का संदूक था जो कि इंसानी खोपड़ियों से बना हुआ मालूम होता। जादूगर जैसे ही संदूक के नजदीक पहुंचा, वह खुद हिलने लगा। उसने फौरन संदूक खोला, इसमें से एक खोपड़ी निकाली। अब खोपड़ी को फर्ते अकीदत और मोहब्बत से दिख रहा था। चंद लम्हों तक वो खोपड़ी पर नजरें जमाए रहा। फिर उसने हाथ की उंगली काटकर थोड़ा खून निकालकर इस पर टपकाया। खोपड़ी के खुले धाने से ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे किसी मरते हुए इंसान का बंद होता हुआ हलक। बोल बोल, क्या चाहता है? एक खुरखुराती आवाज उसके कानों से टकराई। आसिफ, जादूगर की मौत मुश्किल है। उसके पास तेरे से ज्यादा सहर है। फिर भी तुझको मेरी मदद करना ही होगी। अच्छा ठीक है, जा। मगर अगर वो जादूगर मरा, उसका कलेजा मेरा होगा। उसकी बात सुनकर आफताब जादूगर खुश हो गया। हाँ, मंजूर है। उसी पल खोपड़ी से एक सुर्ख रंग की चमगादड़ बाहर निकली और वो हवा में परवाज कर गई। आफताब चंद लम्हे तक देखता रहा और फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। दूसरी सुबह बहुत खुशगवार थी। समीना ने उसको नींद से जगाया। गुज़िश्ता रात के बोसे की चाशनी वो अपने होंठों पर महसूस कर रहा था। कुछ देर तक दोनों ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज होते रहे और फिर नाश्ता करके वो दोनों वहां से चल पड़े। आसिफ ने शुमाली पहाड़ियों तक जाने के लिए एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया, जो कि दुश्वार गुजार था, लेकिन वो रास्ता उनको शुमाली पहाड़ियों तक जरूर पहुंचा देता। अभी तक वो 2 हमले कर चुका है। मेरे ख्याल से अब हमारी बारी है, समीना ने कहा। नहीं, अभी उसको हमला करने दो। उसके हमलों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो जादूगरी में कोई खास कमाल नहीं रखता, वरना इस कदर बचकाना तरीके से हम पर हमले न करता। काफी देर के सफर के बाद उनको दूर से पहाड़ी सिलसिले दिखाई दिए। सारी पहाड़ियां स्या रंग की थीं। सारी पहाड़ियों की चोटियां ऊंची ऊंची और सरबफलक थीं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों उन पहाड़ियों के दामन में थे। उनको अपने सामने एक स्या रंग का गार दिखाई दिया। इस गार के बाहर एक देवकामत शख्स पहरा देने में मसरूफ था। अचानक समीना चौंक गई। चंद लम्हों के बाद वो बोली, मैं एक भौंचाल सा महसूस कर रही हूँ। कैसा भौंचाल? वह चौंक गया। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक दूर से उनको एक स्या रंग का बादल अपनी जानिब तैरता हुआ नजर आया। वो बादल बहुत गहरा और स्याह था। बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी काला बादल। समीना ने हैरत से कहा, ये काला बादल नहीं है। आसिफ पुरसकून लहजे में कहा, फिर? अभी तुम देख लोगी। बादल बड़ी तेजी से तैरता हुआ उन दोनों की सिमत बढ़ता चला रहा था। ठीक उनके सरों पर पहुंचकर रुक गया। समीना हैरत से इस बादल को देख रही थी। अचानक वह बादल गिड़गिड़ाहट की आवाज से बीच से फट गया। बादल से बहुत सी स्याह और सुरख चमगादड़ें बरामद हुई थीं। वह चमगादड़ें कड़ी आवाज में चिल्लाती हुई उन दोनों की जानिब बढ़ी थीं। ये मंजर देखकर वो दोनों ही मुखालिफ सिमत भाग उठे। समीना भागते भागते एक जगह रुकी। उसने देखा कि वो चमगादड़ें गौल दर गौल उसके सर पर पहरा दे रही हैं, जैसे हमला करने के लिए पर तोल रही हों। अचानक उन्होंने झुकाई दी और समीना पर हमला कर दिया। अब वो चारों तरफ से समीना पर अपने पंजों से वार कर रही थी।
उसका चेहरा और हाथ जख्मी हो चुके थे। अचानक उसको याद आया कि उसके मरहूम वालिद ने खुद की हिफाजत के लिए एक शहर सिखाया था। ये सोचकर उसने आंखें बंद करके उस शहर को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उसकी आवाज़ धीमी थी, इसके बाद बुलंद होती चली गई। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। अगर कोई समीना को देखता तो यही कहता कि इन आंखों में खून उतर आया है। उसने चमगादड़ों की तरफ फूंक मारी। एक आग का शोला उभरा जिसने चमगादड़ों को जलाकर राख कर दिया। आग के लगते ही चमगादड़ों में जैसे अफरा तफरी मच गई। आसिफ के ताक़ुब में सुर्ख रंग की चमगादड़ें करी आवाज़ निकालती आसिफ के पीछे थीं। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसला और पहाड़ी चट्टान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। गिरते उसका सर एक चट्टान से टकराया। चट्टान से टकराते ही आसिफ के सर से खून बह निकला। अपना खून देखते ही आसिफ की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने फौरन अपने थैले में हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला उसके हाथों में सब्ज रंग का कोई सफूफ था। जैसे उसने वो सफूफ फिजा में छिड़का, चमगादड़ों के जिस्म यूं फट गए जैसे किसी ने उनमें बम ट्रांसप्लांट कर दिया हो। चमगादड़ों से फारिग होने के बाद वो आहिस्ता से ऊपर चढ़ा और समीना को तलाश करने लगा। उसके सर से खून के बहने की रफ्तार ज्यादा न थी। आसिफ ने थैले से एक बूटी निकाली और अपने जख्म पर लगा ली। बूटी के लगते ही जादू का सा असर हुआ और खून का इखराज फौरन ही बंद हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसको समीना नजर आ गई। उसका भी चेहरा खून से तर था। तुम ठीक हो ना? वो बेताबी से बोला। हाँ, मेरे ख्याल में आखिरी मार्के का वक्त करीब आ गया है। उस मरदूद ने बहुत हमले कर दिए मुझ पर, आसिफ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। फिर दोनों आहिस्ता से चलते हुए उसी गार पर आ गए जहां एक देवकामत शख्स पहरा दे रहा था। एक काम करो समीना, किसी तरह इसको चट्टान के पास ले आओ। अच्छा। फिर वो दबे कदमों के साथ चट्टान के साथ आगे बढ़ी। जल्दी वो पहरेदार के सामने थी। पहरेदार ने अपने सामने एक खूबसूरत औरत को देखा तो चौंक गया। दूसरे ही पल उसकी राल टपकने लगी। पहरेदार ने इधर उधर देखा और फिर वो समीना के पीछे पीछे आने लगा। जैसे ही वो चट्टान के पीछे आया, एक भरपूर किस्म का हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ा। एक कराह उसके मुंह से निकली और फिर वो ढेर हो गया। ये मंजर देखकर समीना हंस पड़ी। उसको हंसते देखकर आसिफ ने उसको वजाहत तलब नजरों से देखा। देख रही हूं एक जादूगर को किसी लड़ाका की तरह वार करते हुए। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराया। बस कभी दिल चाहता है कि जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए। उन दोनों ने जल्दी जल्दी उस बेहोश आदमी को ठिकाने लगाया और फिर गार के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो हवाओं के तेज झक्कड़ चलने लगे। इन हवा के झक्कड़ों से आसिफ और समीना के कदम उखड़ने लगे। फिर इन हवाओं के झक्कड़ों ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। वो कोई और नहीं, आसिफ जादूगर था। तुम मुझे मारना चाहते हो? वह तंजिया लहजे में बोला। शौक से नहीं, मजबूरी है। तुम एक पुरअमन रियासत को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, आसिफ ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर वह मकरू हंसी हंस पड़ा और बोला, वो कमजोर सा हुक्मरान इतनी शानदार रियासत को नहीं चला सकता, इसलिए उस पर किसी ताकतवर को हुकूमत करना चाहिए। उसकी बात पर आसिफ मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़े कमजोर तो तुम हो, जो मुझे अपने तमाम तर जादू के बावजूद खत्म न कर सके। यह सुनना था कि उसको जैसे आग से लग गई। उसने फौरन ही बगूले का रूप इख्तियार कर लिया और आसिफ पर हमला कर दिया। आसिफ तो जैसे तैयार ही था। उसने खुद एक बगुले का रूप इख्तियार कर लिया। दोनों बगुले बुरी तरह से एक दूसरे से उलझे हुए थे। कुछ ही देर के बाद इस बगुले से इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी, जो कि यकीनन आफताब की थीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आफताब की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दी। नहीं, ये बगुला जान लेकर ही छोड़ता है, तुम जानते हो। आसिफ की आवाज़ थी। अब दर्द हो रहा है ना? सोचो, मासूमों को भी दर्द होता था। मुझे मुआफ कर दो। आफताब की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। ये मंजर देखकर समीना के चेहरे पर खुशी उभर आई। दूसरे लम्हे सुरख बगुले ने सब्ज बगुले को पूरी तरह हिसार में ले लिया। थोड़ी देर के बाद इस बगुले से उधड़ी हुई लाश नीचे गिरी, जो कि आफताब के अलावा किसी और की नहीं थी। उसका जिस्म नीला हो चुका था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। सुरख बगुले ने अब इंसान की सूरत इख्तियार कर ली, जो कि आसिफ के अलावा कोई ना था। आफताब जादूगर खत्म हो चुका था। आसिफ ने वाली रियासत के दिए हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने समीना को कहा था कि वापस लौटेगा। फिर वो अपने वतन रवाना हो गया, जहां अब और लोग उसकी मदद के मुंतजिर थे।